हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनिधि मिश्रा और हम मिल रहे हैं इट्स योर टर्न के यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती 2022 के लिए संपूर्ण स्ट्रैटेजी, सिलेबस और फॉर्म भरने तक की हम सारी डिटेल्स आपसे शेयर कर चुके हैं हमारे चैनल पर। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती के लिए सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए डेली वीडियोज़ की श्रृंखला, जिसके बारे में मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था। तो इसी की शुरुआत करते हुए हम देखेंगे आज यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती में जो 25 अंक का जीके का पोर्शन आना है उसके सिलेबस के हिसाब से उसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं उन टॉपिक्स को कवर करते हुए क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस में हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है। एक एक क्वेश्चन को आसानी से पढ़ेंगे, बहुत आराम से उसे समझेंगे और फिर उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं, कैसी थीं? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? तो चौड़ी और सीधी गलियां थीं सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की। और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो वहाँ तंग और मैली नहीं थी, फिसलन वाली भी नहीं थी, तंग और टेढ़ी गलियां भी नहीं थीं। सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां किस प्रकार की थीं? चौड़ी और सीधी थीं। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो महत्वपूर्ण शहर के खंडहर निम्न में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी नदी, सिंधु नदी, व्यास नदी या फिर ए और बी दोनों? ऑप्शन डी दे रखा है, ए और बी दोनों। तो रावी और सिंधु दोनों के तट पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर पाए जाते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए एंड बी बोथ, रावी और सिंधु दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में मैं पहले बात कर चुकी हूँ कि जो उन्होंने लिखा है उनकी जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो हम ऑप्शंस देखते हैं कि तमिल है, खरोष्ठी है, अज्ञात या फिर ब्राह्मी। तमिल होती तो वो पढ़ी जा चुकी होती, खरोष्ठी भी पढ़ी जा चुकी होती, ब्राह्मी होती वो भी पढ़ी जा चुकी होती, लेकिन उसकी जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है, इसलिए उसे अज्ञात कहा गया। कि किस लिपि में वो लिखते हैं हमें इसका आइडिया नहीं है, वो अज्ञात है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। ऑप्शन दे रखे हैं, विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी धान्यागार, ऑप्शन सी सस्तंभ हॉल और ऑप्शन डी दे रखा है 2 मंजिला मकान। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन था अन्नागार या फिर धान्यागार। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था अन्नागार या फिर धान्यागार, दोनों में से कुछ भी लिखा जाएगा तो आप दोनों ही सही मानेंगे। अन्नागार भी उसी को कहते हैं और धान्यागार भी उसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? विशाल स्नानागार किस जगह पर मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में? हमारे ऑप्शंस दे रखा है, हड़प्पा में, लोथल में, चन्हुदड़ो में या फिर ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो में। तो हड़प्पा, लोथल, चन्हुदड़ो इन तीनों में नहीं, विशाल स्नानागार था मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो हमसे डायरेक्टली मूर्ति पूछा है कि कौन सी मूर्ति वहाँ एक महत्वपूर्ण रचना थी उनकी। नटराज की मूर्ति, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति या फिर नरसिम्हा की मूर्ति। तो हम जानते हैं कि उन्होंने वहाँ से एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी जो कि कांस्य की बनी थी। तो ये नर्तकी की मूर्ति यानी कि नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कि देवी माता की पूजा संबंधित थी किस सभ्यता से? देवी माता की पूजा संबंधित है आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता। तो देवी माता की पूजा या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कौन सा नगर था? तो कालीबंगन दे रखा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज लोथल, ऑप्शन सी इज रोपड़ एंड ऑप्शन डी कह रहा है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी लोथल सही आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? लोथल। ये आपका याद करने वाला, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं, पत्तन नगर लोथल था।
आंसर क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। सिंधु अर्थव्यवस्था किस पर बेस्ड थी? तो कृषि पर, व्यापार पर, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तनों पर या फिर बढ़ईगिरी पर। तो सिंधु अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर बेस्ड थी, तो उसकी ताकत क्या हो जाएगी? कृषि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा है कि वैदिक आर्यों का भोजन क्या था। वैदिक आर्यों का भोजन निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन ए दे रखा है जौ और चावल, ऑप्शन बी है दूध और इसके उत्पाद, ऑप्शन सी है चावल और दालें, ऑप्शन डी है सब्जियां और फल। तो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था दूध और इसके उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किए जाने वालों में से था? तो सबसे पहले कौन सा अन्न प्रयोग किया गया? जौ, जई, राई या फिर गेहूं। तो देखिए गेहूं नहीं आएगा, गेहूं सही आंसर नहीं है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर जौ सही आंसर है। मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किए जाने वाला अन्न कौन सा था? जौ, और इसे पहले यव कहते थे। जौ लिखा जाएगा या फिर यव लिखा जाएगा, दोनों ही सही है, दोनों एक ही के दो अलग अलग नाम हैं, जौ के ही। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो पहले किस धातु का, सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? चांदी, सोना, लोहा या फिर तांबा। तो वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वेद का अर्थ क्या है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता या फिर शक्ति। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 14 इज आस्किंग आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? आरोही क्रम में लिखना है। आर्य सभ्यता में मनुष्य अपना जीवन जिस प्रकार व्यतीत करता था उसके क्रम को आरोही क्रम में लिखना है। ऑप्शन ए दे रखा है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ फिर संन्यास। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ फिर संन्यास। ऑप्शन सी कह रहा है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास फिर गृहस्थ। ऑप्शन डी कह रहा है गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ फिर ब्रह्मचर्य। तो नीचे वाले तो रॉन्ग है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मचर्य सबसे पहले, फिर गृहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास का जीवन। तो पहले अपनी शिक्षा के काल में ब्रह्मचर्य धारण करते थे, फिर गृहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ का काल और फिर संन्यास रहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछ रहा है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर। तो व्यक्ति की शिक्षा पर उसकी वर्ण व्यवस्था आधारित होती थी, उसके जन्म पर, उसके व्यवसाय पर या फिर उसकी प्रतिभा पर। तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था हम जानते हैं व्यवसाय पर आधारित थी। आज के समय में जन्म पर आधारित है, जब ये शुरुआत हुई थी इसकी तो यह व्यवसाय पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यानी कि पशु को चराने वाले लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि कौन से तथ्य ऐसे हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे? पहला ऑप्शन कह रहा है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, यानी कि ऋग्वेद में गाय का नाम बार बार आया है। ऑप्शन बी कह रहा है अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, गायों के लिए ज़्यादातर युद्ध हुए उसमें। ऑप्शन सी कह रहा है पुरोहितों को दिया जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी ना कि ज़मीन, यानी कि जो उपहार भेंट दी जाती थी या दक्षिणा दी जाती थी वे गाय होती थी, ज़मीन नहीं। ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो ऊपर तीनों में आपको ऑप्शंस में बताया जा रहा है कि गाय की महत्ता उसमें दिखाई गई है, इस वजह से ऑप्शन डी सही हो जाता है। उपयुक्त सभी से हमें पता चलता है कि ऋग्वैदिक कार्य में गाय की या पशुओं की अधिक महत्व था और इस वजह से वे पशुचारी लोग थे, ये हमें समझ आता है। तो ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने आर्यों को सबसे पहले एक जाति कहा था। सर विलियम जोन्स नहीं, एच विल्सन भी नहीं, जनरेट ककिंगम नहीं, मैक्स मूलर सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु या फिर दिल्ली। तो सप्त सिंधु के प्रदेश में आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती है।
सप्त सिंधु के प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार या फिर मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो मुखिया के चुनाव में निम्न में से कौन सी सभा शामिल होती थी? ऑप्शन ए दे रखा है समिति, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी गण और ऑप्शन डी विधाता। तो समिति जो थी वो मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। मुखिया के चुनाव में जिनका योगदान होता था उस ग्रुप को समिति कहते थे। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहते थे, विदत कहते थे, वर्मन कहते थे या फिर कर कहते थे? तो वैदिक युग में वसूल किए जाने वाला कर, वैदिक युग में वसूल किए जाने वाला राजा जो जनता से वसूल करते थे उसे बलि कहते थे। बलि कहते थे वैदिक युग में राजा द्वारा अपनी जनता से वसूल किया जाने वाला कर। क्वेश्चन नंबर 21 इज आस्किंग, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, किस वेद से लिया गया है? ऑप्शन ए हमें दे रहा है यजुर्वेद, ऑप्शन बी इज अथर्ववेद, ऑप्शन सी कह रहा है ऋग्वेद, ऑप्शन डी कह रहा है सामवेद। तो गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से, प्रथम वेद ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या पूछ रहा है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से, उपवाक्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवद गीता से या फिर मुंडकोपनिषद से? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? किस विदुषी ने, विदुषी मतलब जो महिला विद्वान उसे विदुषी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे पूछ रहा है, किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? ऑप्शन ए दे रखा है घोषा, ऑप्शन बी इज अपाला, ऑप्शन सी इज मैत्रेयी, ऑप्शन डी गार्गी। तो गार्गी ने दी थी याज्ञवल्क्य को चुनौती वाद विवाद के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है अशोक मौर्य का रुमनदेही स्तंभ, ऑप्शन बी दे रखा है मूर्ति, ऑप्शन सी दे रखा है पीपल वृक्ष या फिर ऑप्शन डी दे रखा है बौद्ध मठ। तो अशोक मौर्य का जो रुमनदेही स्तंभ है यह सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर रुमनदेही स्तंभ में पहले तो आपसे यही पूछ लिया जाता है कि रुमनदेही स्तंभ किसका, तो वो अशोक मौर्य का उत्तर हो जाएगा। और रुमनदेही स्तंभ में ये बताया गया कि अशोक मौर्य अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद वहाँ गए थे, कहाँ, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली पर यानी कि लुम्बिनी में, अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद रुमनदेही स्तंभ में यह बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए दे रखा है ज्ञात्रक, ऑप्शन बी इज मौर्य, ऑप्शन सी शाक्य, ऑप्शन डी कुरु। तो गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे, उनके पिता शाक्य वंश के थे, गौतम बुद्ध भी शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? वैशाली, कश्मीर, राजगृह या फिर पाटलिपुत्र? प्रथम बौद्ध परिषद हुई थी राजगृह में। प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र और चतुर्थ हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। तो प्रथम राजगृह, द्वितीय वैशाली, तृतीय बौद्ध परिषद हुई थी पाटलिपुत्र और चतुर्थ हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? अशोक, कनिष्क, हर्ष या फिर बिंदुसार? तो पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था हर्षवर्धन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे पूछ रहा है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। निम्न में से बौद्ध साहित्य कौन सा है ये बताइए। ऑप्शन ए है त्रिपिटक, ऑप्शन बी इज उपनिषद, ऑप्शन सी कह रहा है अंग या फिर ऑप्शन डी आरण्यक। तो त्रिपिटक है जो बौद्ध साहित्य के ग्रंथ हैं, त्रिपिटक सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव जोड़ा। तो ये वर्ग कौन से थे? कौन से ऐसे दो वर्ग थे जिनको बौद्ध धर्म ने सबसे पहले अपने साथ जोड़ा, जिससे कि एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था समाज पर? ऑप्शन ए दे रखा है वणिक एवं पुरोहित,
ऑप्शन बी दे रखा है साहूकार एवं दास, ऑप्शन सी दे रखा है योद्धा एवं व्यापारी, ऑप्शन डी दे रखा है स्त्रियां एवं शूद्र। तो बौद्ध धर्म में स्त्रियों एवं शूद्र को सम्मिलित किया गया था बाद में, जिससे कि इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। तो ऑप्शन डी हमारा स्त्रियां एवं शूद्र सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? गया में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या फिर वैशाली में? तो बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन हुआ था या उपदेश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? किस काल में सबसे पहले धातु से बने सिक्के प्रकट हुए? हड़प्पा काल में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में या फिर मौर्यों के काल में? तो बुद्ध के काल में सबसे पहले धातु से बने सिक्के प्रकट हुए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहा है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? आरंभिक बौद्ध साहित्यों की रचना किस भाषा में हुई? पाली में, संस्कृत में, अरमेक में या फिर प्राकृत में? आपको पता है संस्कृत में नहीं हुई, अरमेक में नहीं हुई, प्राकृत में नहीं हुई। किस भाषा में बौद्ध साहित्य की रचना हुई थी? पाली भाषा में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो ये बुल इंग्लिश वाला बुल है, हिंदी में कहेंगे सांड। तो बौद्ध धर्म में सांड का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जन्म के साथ, महाभिनिष्क्रमण, प्रबोध या फिर महापरिनिर्वाण? तो महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक है सांड या फिर कमल। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जन्म। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? सांड या फिर कमल। महाभिनिष्क्रमण उनकी गृहत्याग की क्रिया को कहा जाता है, तो इसका प्रतीक है घोड़ा। प्रबोध यानी कि उनकी ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है पीपल वृक्ष या फिर बोध वृक्ष। और महापरिनिर्वाण का प्रतीक है स्तूप, सांची के स्तूप। उनके स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है बौद्ध धर्म में। महात्मा बुद्ध के प्रबोध का प्रतीक है बोधि वृक्ष या फिर पीपल वृक्ष। महाभिनिष्क्रमण यानी कि गृहत्याग का प्रतीक है घोड़ा और जन्म का प्रतीक है सांड या फिर कमल। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, बुद्ध को प्रबोध या फिर ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ में, बोध गया में, कपिलवस्तु में या फिर राजगृह में? महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। ध्यान रखिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। और प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। ऑप्शंस ए दे रखा है त्रिरत्न, ऑप्शन बी कह रहा है त्रिवर्ग, ऑप्शन सी कह रहा है त्रिसर्ग, ऑप्शन डी कह रहा है त्रिमूर्ति। तो बुद्ध धम्म और संघ मिलकर बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न कहलाते हैं। त्रिरत्न क्या है बौद्ध धर्म के? बुद्ध, धम्म और संघ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 हमसे पूछ रहा है कि महावीर कौन थे? महावीर स्वामी कौन थे? ऑप्शंस दे रखे हैं 21वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर या फिर 22वें तीर्थंकर। तो हम सभी जानते हैं महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ऑप्शन बी यानी कि 24वें तीर्थंकर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछ रहा है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऑप्शंस दे रखा है, ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त या ऑप्शन डी अशोक। तो देखिए, वैसे तो जैन धर्म के संस्थापक आदिनाथ या फिर ऋषभनाथ या उन्हीं को ऋषभ देव भी कहते हैं, उन्हें कहा जाता है। लेकिन चूंकि ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, जो कि अत्यधिक प्रचार प्रसार जैन धर्म का इनके काल में हुआ, इस वजह से इनको वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का कहा जाता है और ऑप्शन में उनका ही नाम दे रखा है। तो आप महावीर स्वामी का टिक लगाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी महावीर सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे महावीर न देकर ऋषभनाथ या फिर ऋषभ देव दिया होता तो वो भी सही उत्तर होता। वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसमें महावीर स्वामी ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे पूछ रहा है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो महावीर स्वामी को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, ये हमसे क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस देखते हैं, पावा, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी श्रवण बेलगोला। तो महावीर स्वामी को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था पावापुरी में, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। पावापुरी में उनको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, जैन साहित्य को क्या कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, ऑप्शंस में दे रखा है त्रिपिटक, वेद, आर्य सूत्र या फिर अंग। तो त्रिपिटक नहीं है, बौद्ध साहित्य से संबंधित हो जाएगा, वेद नहीं है, आर्य सूत्र नहीं है, अंग हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो जैन साहित्य को कहते हैं अंग, इसको आगम भी कहते हैं, जैन साहित्य को अंग या फिर आगम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। दक्षिण भारत में निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध जैन केंद्र है। ऑप्शन ए दे रखा है रामेश्वरम, ऑप्शन बी इज कांची, ऑप्शन सी मदुरई, ऑप्शन डी श्रवण बेलगोला। तो श्रवण बेलगोला दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध जैन केंद्र है। श्रवण बेलगोला दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जैन केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। भारत में सबसे पुराना लौह युग निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शंस दे रखे हैं चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ, काले और लाल मृदभांडों के साथ, गेरू रंग के मृदभांडों के साथ या फिर उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांडों के साथ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। यानी कि चित्रित धूसर मिट्टी के बने हुए चित्रित मृदभांडों के साथ भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पूछ रहा है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में निम्न में से किस धातु का विशाल भंडार था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है तांबा, ऑप्शन बी पूछ रहा है टिन, ऑप्शन सी कह रहा है लेड, ऑप्शन डी कह रहा है लौह। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में लौह का सर्वाधिक भंडार था। क्वेश्चन 43 देखते हैं, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था, मतलब किसके शासनकाल में सर्वप्रथम मगध का सर्वाधिक विस्तार हुआ। ऑप्शन ए दे रखा है बिंदुसार, ऑप्शन बी दे रखा है अजातशत्रु, ऑप्शन सी दे रखा है बिंबिसार, ऑप्शन डी इज वासुदेव। तो ध्यान रखिए, बिंदुसार नहीं, अजातशत्रु नहीं, वासुदेव नहीं, ऑप्शन सी यानी कि बिंबिसार के समय में, बिंबिसार के शासनकाल में मगध का सर्वप्रथम सर्वाधिक विकास हुआ था, प्रसार हुआ था, इसलिए बिंबिसार। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 पूछ रहा है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी। ऑप्शन ए कह रहा है संस्कृत, ऑप्शन बी कह रहा है पाली, ऑप्शन सी कह रहा है ब्राह्मी, ऑप्शन डी कह रहा है खरोष्ठी। तो हमारा ऑप्शन ए यानी कि संस्कृत सही उत्तर है। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग होता था, संस्कृत का प्रयोग किया जाता था। हेरोडोटस को माना जाता है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। तो देखते हैं ऑप्शंस, इतिहास का जनक, भूगोल का जनक, राजनीति शास्त्र का जनक या फिर दर्शन शास्त्र का जनक। तो इतिहास का जनक कहते हैं हेरोडोटस को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 46 पूछ रहा है, अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी किस नदी के किनारे। अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई हुई थी सिंधु नदी के किनारे, झेलम, पानीपत या फिर तराइन में। तो झेलम नदी के किनारे अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई हुई थी। पोरस कहाँ का राजा था, पंजाब का राजा था। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस की लड़ाई झेलम के किनारे, इसको झेलम का युद्ध भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पूछ रहा है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है, सूक्ति संग्रह, मूसा संहिता, त्रिपिटक या फिर जिंद अवस्था। तो मूसा संहिता जो है वह यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है, मूसा संहिता, इसे लॉ ऑफ मोजेस भी कहते हैं। मूसा संहिता यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। त्रिपिटक आप जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है। जिंद अवस्था है पारसियों से या फिर ईरानियों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 48 है, महाभाष्य लिखा था, महाभाष्य किसने लिखा था। ऑप्शन ए दे रखा है गार्गी ने, ऑप्शन बी मनु ने, ऑप्शन सी बाण ने यानी कि बाणभट्ट ने, और ऑप्शन डी पतंजलि ने। तो हम जानते हैं महाभाष्य किसके द्वारा रचित है, पतंजलि द्वारा। महाभाष्य पतंजलि द्वारा। गार्गी ने लिखी थी गर्ग संहिता, मनु ने मनुस्मृति लिखी और बाणभट्ट ने हर्षचरितम लिखी है। हर्षचरितम और कादम्बरी बाणभट्ट की रचनाएं हैं। मनु की रचना है मनुस्मृति और गार्गी की रचना है गर्ग संहिता। पतंजलि ने क्या लिखा है, महाभाष्य। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पतंजलि सही उत्तर है।
क्वेश्चन नंबर 49 पूछ रहा है, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय यानी कि त्रय मतलब कि तीन की जोड़ी की पहचान करिए। तो निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय, ऐसे तीन नाम छांटने हैं जो कि चिकित्सा से संबंधित है प्राचीन भारत में। ऑप्शन ए दे रखा है चरक, सुश्रुत और भरत। ऑप्शन बी दे रखा है चरक, सुश्रुत और पतंजलि। ऑप्शन सी चरक, सुश्रुत और वाग्भट। ऑप्शन डी चरक, वात्स्यायन और वाग्भट। तो चरक, सुश्रुत और वाग्भट प्राचीन भारत में चिकित्सा से संबंधित थे। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? चरक, सुश्रुत और वाग्भट, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर है प्राचीन भारत में चिकित्सीय त्रय की जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 50 हमसे पूछ रहा है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, कौन सा था? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या फिर अशोक? तो चंद्रगुप्त थे जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको इन क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेखपाल भर्ती के लिए नए नए वीडियोस, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम लाते रहेंगे। जुड़े रहिए 8 से 10 के यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।